लास्ट लेक्चर में हमने बात की है ग्राफ थ्योरी के ऊपर, उसकी ओरिजिन्स और उसकी डेफिनेशन के ऊपर। इस दफ़ा हम बात करेंगे उसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, यानी जो टर्म्स हम ग्राफ थ्योरी के अंदर यूज़ करते हैं उन टर्म्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एक रिव्यू से कि ग्राफ थ्योरी के बारे में जो हमने डिस्कशन की है या ग्राफ थ्योरी को जिस तरह हमने डिफाइन किया है, और ये हमने बताया था लास्ट लेक्चर में कि ग्राफ का ये जो एक डिस्क्रीट कॉन्सेप्ट है, यानी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के अंदर जो ग्राफ का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ए ग्राफ इन कैलकुलस। तो यहाँ यानी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर जो हम ग्राफ डिफाइन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं वो इस तरह है कि ग्राफ यहाँ एक ऐसे मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को कहा जाता है जिसके अंदर दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हों। फर्स्ट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम वर्टिसेस कहते हैं और सेकंड टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम एजेस कहते हैं। यानी वर्टिसेस और एजेस, ये दो ऑब्जेक्ट्स मिलके जो एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उसी को हम एक ग्राफ कहते हैं। तो वर्टिसेस को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, एजेस को हम e से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट ऑफ वर्टिसेस को हम v ऑफ g लिख देंगे और सेट ऑफ एजेस को हम e ऑफ g लिखेंगे, जहां पे g जो है वो ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, वर्टिसेस का एक सेट लेते हैं s u v w x y and z। ये वर्टिसेस का एक सेट हमने लिया है और इन्हीं वर्टिसेस के ऊपर हम कुछ एजेस जो है वो ड्रॉ करते हैं। यानी पहला एज हम x और s के दरमियान ड्रॉ करते हैं, फिर x और v के दरमियान, फिर x और v के दरमियान अगेन एक एज। तो ये बात भी नोट करने वाली है कि दो एजेस के दरमियान जरूरी नहीं कि एक ही जो है हम एज ड्रॉ करें, यानी दो वर्टिस के दरमियान भी एक से ज्यादा एजेस हो सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ ड्रॉ और उसको आपने अलग से लेबल कर दिया है, जैसे x से v तक ये फर्स्ट एज है जिसको हमने सबस्क्रिप्ट में 1 लिख दिया, और x से v तक जो दूसरा एज है उसको सबस्क्रिप्ट में हमने 2 लिख दिया। इसका मतलब ये है कि x और v के दरमियान दो एजेस हैं असल में, ये फर्स्ट एज ये सेकंड एज। इसी तरह फिर x और u के दरमियान एक एज, v और w के दरमियान, s और v के दरमियान, और इसी तरह ये काफी सारे हमने एजेस ड्रॉ किए। और इसकी जो ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी यहाँ हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास बहुत सारे जो वर्टिसेस हैं उनको पहले हमने ड्रॉ किया, फिर उनके दरमियान जो एजेस हैं उनको हम लाइन सेगमेंट्स या कर्व्स या जो हमारे पास जो लाइंस हैं उनकी मदद से उनको कनेक्ट कर सकते हैं या उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डॉट्स बने हुए हैं वो वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो कर्व्स, लूप्स या जिसको हम कर्व ही कह सकते हैं, कर्व्स या जो लाइन सेगमेंट्स या लाइंस जो हमें नजर आ रही हैं वो एजेस को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये भी हम बताते चलें कि ग्राफ को दोनों फॉर्म्स में जो है वो डिस्क्राइब किया जा सकता है, यानी ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी, और ये या डायग्रामेटिकली या जिसको हम कह सकते हैं ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली भी इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसके कुछ बेसिक टर्म्स के ऊपर। तो पहला टर्म हम जो यूज करते हैं वो है लूप का। लूप कहते हैं कि एन एज हुज एंड पॉइंट्स आर इक्वल, यानी लूप का मतलब ऐसा एज होगा जिसका इनिशियल और टर्मिनल जो पॉइंट है वो बिल्कुल सेम होगा। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर जो एक एज है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इसी पॉइंट तक जो हमने एक एज ड्रॉ किया है जो कि एक सर्कुलर फॉर्म में है, तो इस शेप को यानी इस तरह के एज को हम कहते हैं लूप। लूप का मतलब ये होगा कि ऐसा एज जिसका इनिशियल और फाइनल जो वर्टेक्स है वो सेम हो, तो इसको हम कहते हैं लूप। यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये क्लोज एक एज होता है जिसका इनिशियल और फाइनल जो वर्टेक्स है वो सेम है। इसी तरह एक और टर्म है हमारे पास, वो मल्टीपल एजेस। मल्टीपल एजेस हैव द सेम पेयर ऑफ एंड पॉइंट्स। इसका मतलब ये है कि जो एज जिसके एंड पॉइंट्स हैं यानी इनिशियल और उसके जो फाइनल पॉइंट्स हैं वो अगर सेम हो तो इस तरह के एजेस को फिर हम मल्टीपल एज कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम के अंदर ये जो ब्लू कलर में जो दो एजेस हमें नजर आ रहे हैं, ये दोनों एजेस जो है वो मल्टीपल हैं, क्योंकि
पहले अगर इस एज की बात करें तो इसका इनिशियल और फाइनल जो वर्टिसेस हैं वो बिल्कुल सेम है जो इस एज के इनिशियल और फाइनल वर्टिसेस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एजेस हैं और जिनके इनिशियल और फाइनल जो पॉइंट्स हैं या जिनको हम एंड पॉइंट्स कहते हैं या इनको हम इनिशियल और फाइनल वर्टिसेस कहते हैं, अगर ये सेम है तो फिर ऐसे एजेस को हम मल्टीपल एजेस कहेंगे। एक और टर्म है कि सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ हम कहते हैं कि ए ग्राफ हैज नो लूप्स और मल्टीपल एजेस, यानी ऐसा ग्राफ जिसमें कोई मल्टीपल एज ना हो या जिसमें कोई लूप ना हो। मल्टीपल एज को भी हम पहले डिफाइन कर चुके हैं और लूप को भी हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। लूप का मतलब है कि ऐसा एज जिसका इनिशियल और फाइनल जो पॉइंट्स हैं या एंड पॉइंट्स हैं वो सेम हो, उसको लूप कहते हैं। और मल्टीपल एजेस कहते हैं, उनमें भी यही है कि ऐसे एजेस जिनका इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स जो है वो सेम हो, यानी दो एजेस, यानी पहले एज का इनिशियल पॉइंट फॉर एग्जांपल x है, फाइनल पॉइंट y है, तो दूसरे एज का इनिशियल पॉइंट भी x होना चाहिए, फाइनल पॉइंट y होना चाहिए। और इसी तरह लूप की अगर हम बात करें तो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट ही सेम हो, यानी इनिशियल पॉइंट a है तो फाइनल पॉइंट भी a ही होना चाहिए। तो इन यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं, जिसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें बिल्कुल क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि इसके अंदर एक लूप भी मौजूद है और इसके अंदर मल्टीपल एजेस भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ है ये एक सिंपल ग्राफ नहीं हो सकता। और यहाँ पे ये भी नोट करें कि जरूरी नहीं कि मतलब जिस ग्राफ में लूप और मल्टीपल एजेस दोनों हों तो ही वो सिंपल ग्राफ नहीं होगा, बल्कि इन दोनों में से कोई एक भी अगर मौजूद हो, यानी अगर उसके अंदर मल्टीपल एजेस नहीं भी हैं लेकिन अगर उसके अंदर कोई लूप मौजूद है तब भी वो सिंपल ग्राफ नहीं कहलाएगा। इसी तरह अगर उसके अंदर लूप मौजूद नहीं है लेकिन मल्टीपल एजेस मौजूद हैं तब भी वो सिंपल ग्राफ नहीं कहलाएगा। यानी इन दोनों में से कोई एक भी उसके अंदर मौजूद नहीं है, ना लूप ना मल्टीपल एजेस, तो ऐसा ग्राफ फिर सिंपल ग्राफ कहलाएगा, जैसे कि ये वाला ग्राफ है। इस ग्राफ में देखें कि न इसमें कोई लूप है न इसमें मल्टीपल एजेस हैं। लूप इसलिए नहीं है कि किसी एक वर्टेक्स के ऊपर कोई एज इस तरह डिफाइन नहीं है कि जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम ही हो। तो न इसमें दो एजेस ऐसे हैं जिनके इनिशियल और फाइनल यानी जिनके एंड पॉइंट सेम हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेकंड जो ग्राफ है ये हमारे पास एक सिंपल ग्राफ है। इसी तरह एडजेसेंट और नेबर्स की बात करते हैं तो टू वर्टिसेस आर एडजेसेंट एंड आर नेबर्स इफ दे आर द एंड पॉइंट्स ऑफ एन एज, यानी किसी सिंगल एज के जो एंड पॉइंट्स हैं जो कि वर्टिसेस होंगे डेफिनेटली, तो वो दोनों वर्टिसेस जो हैं वो एडजेसेंट वर्टिसेस कहलाएंगे और या उनको हम नेबर्स कहेंगे। यानी जब भी हम बात करेंगे एडजेसेंट एजेस की तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी हम बात करें एडजेसेंट वर्टिसेस की तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी सिंगल एज के एंड पॉइंट्स, यानी किसी सिंगल एज का इनिशियल और फाइनल पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट्स जो है वो एडजेसेंट वर्टिसेस कहलाएंगे और उन्हीं को हम कहते हैं नेबर्स। उसके एग्जांपल के लिए भी हमने ये डायग्राम लिया है। इस डायग्राम के अंदर देखें ए बी सी डी 4 इसमें वर्टिसेस हैं और इसके अंदर एजेस तकरीबन इसके अंदर 5 एजेस हैं। ए बी एज है, ए सी, सी डी, बी डी और सी डी, ये एजेस हैं। तो इसके दरमियान ए और बी जो वर्टिसेस हैं ये दोनों नेबर्स हैं। ए और बी आपस में नेबर्स हैं, यानी ये दोनों एडजेसेंट है। क्यों? इसलिए कि ये इस सिंगल एज के ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं। इसी तरह ए सी भी एडजेसेंट है यानी नेबर्स हैं, फिर सी डी भी एडजेसेंट है यानी नेबर्स हैं, बी डी भी एडजेसेंट और नेबर्स हैं, इसी तरह सी डी भी एडजेसेंट, बी सी भी एडजेसेंट और नेबर्स हैं। लेकिन यहाँ पे ए डी जो है वो एडजेसेंट या नेबर्स नहीं है, क्योंकि ए डी जो है वो किसी भी एज के एंड पॉइंट्स नहीं है, इसलिए ए और डी जो है वो एडजेसेंट नहीं कहलाएंगे। इसी तरह बात करते हैं फाइनाइट ग्राफ की और नल ग्राफ की। तो फाइनाइट ग्राफ का मतलब ऐसा ग्राफ है कि जिसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस और जिसके नंबर ऑफ एजेस जो है वो फाइनाइट हो।
यानी जिसमें V का सेट जो है वो एक फाइनाइट सेट हो और जिसमें E सेट भी एक फाइनाइट सेट हो, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस हूँ और उनके दरमियान जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस अगर हैं, तो ऐसा ग्राफ फाइनाइट ग्राफ कहलाएगा। इसी तरह नल ग्राफ जो है ऐसा ग्राफ होगा कि जिसमें E का सेट और V का सेट दोनों के दोनों एम्प्टी सेट्स हों, यानी कोई वर्टेक्स उसमें मौजूद ना हो, यानी वर्टिसेस का जो सेट हो वो भी एम्प्टी हो और एजेस का जो सेट है वो डेफिनेटली एम्प्टी ही होगा। अगर वर्टिसेस एम्प्टी हैं तो डेफिनेटली वहां पे कोई एज भी नहीं बन सकता। तो ऐसे ग्राफ को फिर हम नल ग्राफ कहते हैं। बात करते हैं पाथ एंड साइकिल्स की। तो पहले पाथ a sequence of distinct vertices such that two consecutive vertices are adjacent। तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए इन दो पॉइंट्स के ऊपर हमें गौर करने की जरूरत है, एक डिस्टिंक्ट और एक एडजेसेंट, यानी a sequence of distinct vertices such that two consecutive vertices are adjacent। इसका मतलब ये हुआ कि एक सीक्वेंस हो वर्टिसेस का, यानी वर्टिसेस का ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज मौजूद हों, पहली प्रॉपर्टी डिस्टिंक्शन की और सेकंड प्रॉपर्टी एडजेसेंट की। डिस्टिंक्शन किसे कहते हैं? डिस्टिंक्शन का मतलब कि उसके अंदर कोई रिपीटिशन ना हो, यानी एक ही वर्टेक्स जो है वो दो दफा रिपीट ना हो, इसे कहते हैं हम डिस्टिंक्शन। और एडजेसेंट, इसको हम प्रीवियस स्लाइड में जो है वो डिफाइन कर चुके कि टू वर्टिसेस आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे आर एंड पॉइंट्स ऑफ एन एज, यानी दो वर्टिसेस को हम एडजेसेंट कहते हैं अगर दोनों किसी सिंगल एज के एंड पॉइंट्स हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाथ का मतलब एक सीक्वेंस है वर्टिसेस का जो कि डिस्टिंक्ट भी हैं और आपस में एडजेसेंट भी हैं। लेकिन एडजेसेंट कौन से वर्टिसेस होंगे? जो कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं उनको एडजेसेंट होना चाहिए। डिस्टिंक्शन जो है ओवरऑल होनी चाहिए उस सीक्वेंस के अंदर, लेकिन जो एडजेसेंट की प्रॉपर्टी है वो कंसेक्यूटिव वर्टिसेस के लिए होनी चाहिए। तो देखते हैं कि ऐसा जो है सीक्वेंस हम कैसे बना सकते हैं कि यहाँ हमने एक डायग्राम यानी एक ग्राफ हमने दिया है। इस ग्राफ के अंदर देखें एक सीक्वेंस हम लेते हैं, चूंकि हमारे पास जो वर्टिसेस हैं वो हैं ए बी सी डी ई, ये हमारे पास वर्टिसेस हैं। तो हम एक सीक्वेंस बना सकते हैं ए डी सी बी ई, मतलब ये इन वर्टिसेस का एक सीक्वेंस है। किसी भी ऑर्डर में हम ये सीक्वेंस ले सकते हैं। तो ये हमने एक ऑर्डर किसी ऑर्डर में और जितनी भी तादाद में हम लेना चाहें वो हमने उस तादाद में ये सीक्वेंस हमने बनाया है। अब इस सीक्वेंस के अंदर देखते हैं कि ये दो प्रॉपर्टीज इसके अंदर मौजूद है या नहीं है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्टिंक्शन की। क्या इसके अंदर डिस्टिंक्शन मौजूद है? यानी इस सीक्वेंस में कोई एक वर्टेक्स रिपीटेड तो नहीं है, कोई एक वर्टेक्स दो दफा रिपीट तो नहीं हुआ है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई वर्टेक्स दो दफा रिपीट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सीक्वेंस के अंदर डिस्टिंक्शन मौजूद है। और सेकंड चीज कि क्या ये एडजेसेंट, यानी इसके जो कंसेक्यूटिव जो वर्टिसेस हैं वो एडजेसेंट है या नहीं है। तो ये चीज हम चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंसेक्यूटिव वर्टिसेस कौन कौन सी हैं? ए और डी कंसेक्यूटिव हैं, डी और सी कंसेक्यूटिव हैं, सी और बी कंसेक्यूटिव हैं, बी और ई कंसेक्यूटिव हैं। ए और सी कंसेक्यूटिव नहीं है, डी और ई कंसेक्यूटिव नहीं है। तो जो कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं उनको हम चेक करेंगे कि वो एडजेसेंट है या नहीं है। पहले बात करते हैं हम एडी की। तो ये देखें एडी दोनों एक ही एज के इन पॉइंट्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एडी एडजेसेंट है। इसी तरह डीसी देखते हैं, डीसी ये देखें ये दोनों एक ही एज के एंड पॉइंट्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि डीसी भी एडजेसेंट है। इसी तरह सीबी देखते हैं, सीबी ये देखें ये दोनों भी एक ही एज के एंड पॉइंट्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सीबी ये भी एडजेसेंट है। इसी तरह बीई को भी हम चेक कर सकते हैं कि ये भी एक सिंगल एज के एंड पॉइंट्स है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बीई है यानी ये जो लास्ट जो पेयर है बीई का जो कंजक्टिव पेयर है वो भी एडजेसेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी सीक्वेंस है वर्टिसेस का कि जिसके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, यानी जिसके वर्टिसेस जो है वो डिस्टिंक्ट भी हैं और इसके कंजक्टिव जो वर्टिसेस हैं वो आपस में एडजेसेंट भी हैं। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम कहते हैं कि ये एक पाथ है। जबकि एक सेकंड एग्जांपल हमने लिया है वो भी देखें, इन्हीं वर्टिसेस ही का एक सीक्वेंस है, लेकिन ये सीक्वेंस जो है वो पाथ नहीं है।
वो पाथ क्यों नहीं है? इसलिए कि इसके अंदर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे फेल हो रही है, यानी इसके अंदर डिस्टिंक्शन ही नहीं है, यानी इसके अंदर वर्टिसेस जो है वो रिपीटेड फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल बी जो है एक वर्टेक्स है, तो बी यहाँ पे ट्वाइस जो है वो रिपीट हुआ है, बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, तो ये रेपिटेशन है, तो ये इसका मतलब ये होगा ये डिस्टिंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंस है, जो सेकंड सीक्वेंस है, वो पाथ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, और इसको हम जनरली कहते हैं कि ये जस्ट एक वॉक है, यानी ये एक सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस है, यानी ऐसा सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस जिसके अंदर जो है वो डिस्टिंक्शन ना हो, तो उसको जस्ट हम कहते हैं कि ये एक वॉक है। इसी तरह बात करते हैं साइकिल की, तो साइकिल को हम प्रिसाइजली डिफाइन कर सकते हैं कि ए क्लोज पाथ। तो क्लोज पाथ, तो यहाँ पे क्लोज का मतलब क्या होता है? क्लोज का मतलब ऐसा पाथ कि जिसका इनिशियल और फाइनल जो वर्टेक्स है वो सेम हो। क्लोज पाथ का मतलब इनिशियल और फाइनल जो वर्टेक्स है वो सेम हो। पाथ को हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं, पाथ का मतलब ए सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस, और ऐसी सीक्वेंस जिसका इनिशियल वर्टेक्स और फाइनल वर्टेक्स अगर सेम भी हो तो वो क्लोज पाथ कहलाता है, और फिर ऐसे क्लोज पाथ को हम साइकिल कहते हैं। उसके एग्जांपल ये देखें, ए डी सी बी ई एंड ए, तो ये पहले तो एक पाथ है, और इस पाथ में देखें कि इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है वो सेम है, यानी ए। बाकी हम ये देख सकते हैं कि इसमें कंसेक्टिव जो एजेस हैं, सॉरी इसके जो कंसेक्टिव वर्टिसेस हैं वो आपस में एडजेसेंट भी हैं, इसके जो कंसेक्टिव वर्टिसेस हैं वो आपस में एडजेसेंट भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पाथ है वो एक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ ये बात नोट करने की है कि साइकिल के अंदर ये रिपीटिशन अलाउड है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के अंदर जो है वो रिपीटिशन मतलब यहाँ पे अलाउड है। बाकी जो है इसके अंदर, इसके दरमियान में अगर कोई वर्टेक्स अगर रिपीट हो तो फिर वो पाथ की कैटेगरी से ही निकल जाएगा, मींस कि वो साइकिल नहीं कहलाएगा। तो जो सिंपल पाथ पर हमने डिफाइन किया था उसके अंदर जो हमने डिस्टिंक्शन वाली कंडीशन डाली है, इसमें कंफ्यूजन जो है वो नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे हमने कहा था कि जो है वो डिस्टिंक्ट हो, यानी उसके अंदर कोई रिपीटिशन नहीं है। तो साइकिल का मतलब ये है कि जस्ट एक इसके अंदर जो है वो रिलैक्सेशन ये है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है उसमें रिपीटिशन जो है वो अलाउड है, तो ऐसा पाथ को फिर हम कहते हैं कि वो साइकिल है।